मैंने 7.5 साल नौकरी करी है सरकार के साथ और अब जब 7.5 साल हो गए तो मुझे कुछ कहीं पे बैठ के ये कहते रहना कि ये सिस्टम खराब है, ऐसा गलत हो रहा है, ये बहुत आसान है। तो उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी। अरे निधि जी क्या आप तो इतनी अच्छी एंकरिंग करती है, आपको लगा बहुत अच्छी बात है। अगले दिन उस व्यक्ति ने कह दिया निधि जी आज आप अच्छा नहीं बोली, आपको बुरा लग गया, मतलब आपको लगा अरे यार कुछ तो गड़बड़ कर दी आज मैंने। तो अब क्या हुआ, चाबी उस बंदे के हाथ में है, वो तारीफ करेंगे तो आप खुश, आप उन्होंने बुराई कर दी तो आप दुखी। तो चाबी दूसरों के हाथ में नहीं दी, चाबी अपने पास रखनी है। ज़्यादा तारीफ मिले तो खुश नहीं होना, कोई बुराई कर दे तो दुखी नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट पे बैठा व्यक्ति हमारी वर्थ डिसाइड नहीं करेगा, हम खुद अपनी वर्थ डिसाइड करेंगे। बट वही हुआ 90% स्टूडेंट की भाई ना बिल्कुल नहीं, परसेंटेज मत पूछना लेकिन मेरी भी नहीं पूछनी। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स के पास कुछ रिलेटिव्स आए, उन्होंने बोला अब तो बीडीएस हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, शादी करो, काम खत्म करो। उन्हें पता चला कि मैं ऑफिसर हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा लड़कियां भी ऑफिसर होती है क्या। तो वहाँ पे हमारी कहानी शुरू हुई और फिर हम लोग दोस्त बहुत अच्छे थे ही, बस फिर शादी हो गई सीधा। यार इसमें कहाँ मसाला नहीं आया पूरा। घर वाले कहते थे ना तो कैसा लड़का पसंद है, अच्छा नहीं यार ये लड़का तो ठीक नहीं है। लेकिन जब दोस्ती के बाद हम लोगों ने रियलाइज किया कि यार शादी तो दोस्ती ही करनी चाहिए। दिव्य कीर्ति सर के पास हम लोग अपने इंटरव्यू के समय पे गए थे और फिर सर तो आपको पता है कि बहुत ही वार्म पर्सनैलिटी है, तो उनके साथ बात करते करते उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक इंटरव्यू पैनल में बैठे, मज़ा आएगा, आप भी सीखेंगे हम भी सीखेंगे। तो उनके बोलने का तरीका एकदम सधा शांत बोलने का जो तरीका है, अपनी बात को जो कहने का तरीका है वो बहुत ही सुंदर। मतलब आपकी सैलरी पूछ रहे हैं ये? सैलरी ऑफ एन ऑफिसर। अब मैं कभी एयरपोर्ट पे जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो लोग पहचान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और ओ वुमनिया के इस खास एपिसोड में हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। और आप गेस कर लीजिए कौन होंगे हमारी आज की गेस्ट। एक बार देखते हैं कि वहाँ भीड़ किस बात की लगी है। एक बार रंजीत को मैं कहूंगी एक बार पीछे पीछे चलते हैं। अरे या तो तनु जी है, मतलब भीड़ आपके लिए लगी है सारी यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में, मतलब तथास्तु हुआ नहीं कि एकदम भीड़ यहाँ पर लग गई है। तो चलिए आज की हमारी गेस्ट हैं तनु जी, और थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगी, थोड़ी देर के लिए लेके जाऊंगी, फिर मैम आपसे मिल पाएंगी, ठीक है। तो मैम ये आपका माइक। थैंक यू। और आज हम ओ वुमनिया पर बातचीत करेंगे तनु जैन से और बहुत कुछ आने वाला आगे। आइए मैम। तो तनु जी बहुत ज्यादा घिर गई हैं आप बच्चों से आज, क्या पूछ रहे थे ये बच्चे आपसे, कैसे तैयारी करें, वही सब जो आप वही सब वायरल जिसके लिए आप हैं। यूपीएससी का एग्जाम ही इतनी बड़ी एनिग्मा बन चुका है, इतना बड़ा मिथ बन चुका है कि सबको ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा यूपीएससी के एग्जाम में। और लोगों की समय की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़े समय बाद उन्हें लगने लगता है कि अब नहीं निकला तो क्या होगा। तो वो जो टेंशन है, वो जो कन्फ्यूजन है, दैट इज़ द मेन रीज़न जिसके कारण से बच्चों के सवाल आते हैं। और मुझे ऐसे खुशी होती है कि अगर मैं किसी एक सवाल को भी सॉल्व कर पाऊँ तो मतलब हमने हाल ही में देखा कि रिजल्ट भी आया है स्टूडेंट्स का, और उसमें जो टॉप 3 टॉप 4 भी कह लो आप महिलाएं, मतलब पिछले साल का भी ट्रेंड ऐसा ही था कि महिलाएं सबसे ऊपर, और हमारा शो भी ओ वुमनिया है, आप भी मतलब यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल विद दैट। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस तरह से जो रिजल्ट्स में महिलाएं जो है वो आगे आ रही हैं, नॉट दैट कि जो मेल कैंडिडेट्स है वो कुछ कम है, कोई कम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट करता है ये, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बहुत ही मुझे खुशी हुई गर्ल्स को टॉप 4 में देख के। सो दिस इज़ समथिंग, एक मैं कहती हूँ पेरेंट्स का और बाकी समाज का एक भ्रम टूटता है कि शायद है ना लड़कियाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अब जब 4 टॉप लड़कियाँ हैं तो ये भ्रम टूट ही गया समाज का। और जिन पेरेंट्स के पास डॉटर्स हैं उनके मन में एक आशा भी जगती है कि अब हमारी बेटी भी टॉप कर सकती है। वो देखो उसका बच्चा टीवी पे आ रहा है, उसकी बेटी को ऐसे फेलिसिटेशन मिल रहा है, तो मेरी बेटी को क्यों नहीं।
सो इट्स अ कमेंडेबल थिंग कि गर्ल्स ऊपर आई और उन्हें आना भी चाहिए। और उसके लिए पेरेंट्स, मैं उन पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने बेटियों को ऐसी जिसे कहना चाहिए फैसिलिटीज़ दी कि वो ऊपर आ पाई। और मैं ये देखती हूँ कि जब आप 20s में, स्पेशली जो विमेन व्हेन दे स्टेप इन देयर 20s, वहीं से थोड़ा शादी का प्रेशर, करियर जो है वो बैकफुट ले लेता है। ऐसे में इट इज़ कमेंडेबल, मतलब कोई कितना ही कहे कि वो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, लेकिन इट इज़ कमेंडेबल कि यूपीएससी के सर्वश्रेष्ठ पटल पर जहाँ आप भी रही इतने साल, और अब आपने, अच्छा चलिए इससे एक बात कि आपने छोड़ने का फैसला क्यों लिया, सिविल सर्विस क्यों छोड़ने का फैसला लिया? सिविल सर्विसेज मैंने 7.5 साल नौकरी करी है सरकार के साथ, और अब जब 7.5 साल हो गए तो मुझे कुछ पेडागॉजी में कुछ परेशानियां नज़र आती थी कि ये यूपीएससी की जो तैयारी है उसके अंदर कई सारे मिथ्स इन्वॉल्व हो गए हैं। बच्चा यहाँ आता है, आने के बाद बहुत समय उसका व्यर्थ जाता है और कई बार उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो एक रास्ता तो मेरे पास ये था कि मैं इग्नोर करके आगे बढ़ सकती थी, और एक दूसरा रास्ता मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मेरे दिल में है तो करना चाहिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहिए। क्योंकि कहीं पे बैठ के ये कहते रहना कि ये सिस्टम खराब है, ऐसा गलत हो रहा है, ये बहुत आसान है। तो उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आप समझिए आईआईटी से ही चाहे कोई बच्चा पास आउट करता है तो प्लेसमेंट शायद उसे 1 लाख रुपए की मिल जाए, लेकिन जब वो यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए आता है, 1 साल तैयारी करता है, अगले 1 साल एग्ज़ाम देता है, अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर दोबारा एग्ज़ाम देता है। समझिए 3 ही अटेम्प्ट दिए, 4 साल। अब 4 साल बाद अगर वो चाहे, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ कि मैं इंडस्ट्री चला जाऊँ, तो उसे 35,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिलती। तो यानी उसने इतना ज्ञान लिया, इतना एफर्ट दिया, इतना सब कुछ सीखा, एक नॉर्मल बच्चे से कहीं ज़्यादा पूरे दिन रात उसने मेहनत करी है, और उसके बाद अगर उसे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़े, बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए फिर हमने इसीलिए तथास्तु को लॉन्च किया, जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री यूपीएससी के कोर्स के साथ ही हमने अलाइन कर दी। अच्छा, मतलब 12वीं के बाद ही आपने पकड़ लिया बच्चों को? दोनों तरीके से। 12वीं के बाद बच्चा हमारे साथ ग्रेजुएशन भी कर सकता है, जिसमें उसे यूपीएससी की तैयारी ही करवाई जाएगी 3 साल, एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिस के अंदर, साइंटिफिक तरीके से। और दूसरा, ग्रेजुएशन के बाद अगर बच्चा एमए जीएस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो तैयारी भी कर सकता है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता है। अच्छा, एक, क्योंकि हमने सक्सेस की हम अक्सर बात करते हैं, तो बच्चे बेचारे फेल हो गए इस बार, उनके लिए क्या? क्योंकि यहाँ हो सकता है कई बच्चे हों, ओल्ड राजेंद्र नगर आते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है पहले कि ओल्ड राजेंद्र नगर आना, मुखर्जी नगर आना, ये ज़रूरी होता है? 2 सवाल हो गए ये। तो पहली चीज़, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर आना ज़रूरी तो नहीं कहेंगे, हाँ उसके अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि उससे आपके, जब आप यहाँ आते हैं ना तो माहौल मिलता है। अब वो माहौल थोड़ा पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे? आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप अचानक से उनके साथ जब 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे मैं 8 घंटे कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे भी 10 घंटे पढ़ना है। आप नीचे उतरते हैं, आपको सारे नोट्स, किताबें सब एक साथ मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो यहाँ का है। लेकिन अगर आप नेगेटिव देखें तो यहाँ सबको देखते हैं, रेंट बहुत महंगे हैं, इन बच्चों से पूछो रेंट कितना महंगा है यहाँ पे? बहुत महंगा है। खाना पीना अच्छा नहीं है तो खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ये जो कारण है, जो थोड़ा सा नेगेटिविटी है। और 3 साल यहाँ पे रहने के बाद बच्चा अगर खाली हाथ जाए, क्या उनको अलग एक्सपीरियंस क्या मिलने वाला है यहाँ पर? तनु जैन के अलावा, वो तो मैं ही इंडोर्स करूंगी कि तनु जैन मैम के अलावा और क्या कुछ है जो इज इन योर किटी? आई विल से मेरा एक विजन था कि बच्चे की तैयारी कैसे होनी चाहिए। जिस तरीके से जो मुझे परेशानियां मैंने अपनी तैयारी के दौरान देखी, अपने फ्रेंड्स के साथ देखी, उसको सॉल्व करने की मेरी कोशिश है कि किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे जीएस प्रीलिम्स की तैयारी करा देते हैं, फिर कहते हैं सीसैट अलग है, एस से अलग है, लेकिन सेलेक्ट कराना है तो सब देना पड़ेगा ना एक साथ। मतलब आपने जो मतलब जो अपना कोर्सेज हैं उसका पूरा रिफाइन अपने तरीके से उसको खुद किया है आपने, पूरे तरीके से। ठीक, लेकिन मतलब अब मैं थोड़ा रिवाइंड में जाऊंगी कि एज अ स्टूडेंट, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, लेकिन बैक देन, सालों पहले जब आप स्टूडेंट थी, वर यू दिस कॉन्फिडेंट लेडी हु इज गोइंग वायरल ऑन रील्स एंड एवरीथिंग? No. Confidence comes with struggle. So I have struggled, that is why I am confident now.
And these people who are struggling now will be one day a confident person. मतलब you know they'll sit on post and you will see कि अच्छा वही बच्चे हैं जो वहाँ खड़े थे, लेकिन एक दिन ये ऑफिसर्स बनेंगे तो ये भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. तो वो स्ट्रगल्स हैं, मुझे भी मेरी स्ट्रगल्स ने कॉन्फिडेंस दिया है. बट वही हुआ 90% स्टूडेंट की भाई 9 ना बिल्कुल नहीं. परसेंटेज मत पूछना लेकिन. मेरे भी नहीं पूछनी किसी ने परसेंटेज. नहीं, लगभग डिसेंट नंबर्स हमेशा आते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है 90% की कोई ज़रूरत है भी नहीं. अगर वो क्वालिफिकेशन होती तो यूपीएससी रख देता. उन्होंने भी फर्स्ट डिवीजन तक ही रखा हुआ है. मतलब लेकिन उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे जो सोचते हैं कि 90% आते तो ही आगे कुछ जिंदगी में हो पाएगा? मतलब वो ये जो ना धारणाएं चेंज करने की जरूरत है. ये धारणा बन गई है. जैसे मार्क्स जो हैं वो हमारी कॉम्पिटेंस को दर्शाते हैं. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो आप देखते कि यूपीएससी के सिलेक्शन में, बल्कि आप सिलेक्टेड लोगों की आप लिस्ट निकालिए, उसमें आप उनके 10th 12th के मार्क्स देखिए. रेयरली एक बहुत छोटा परसेंटेज होगा जो कि बहुत अच्छे नंबर लाया होगा. आम नॉर्मल बच्चा भी अच्छे से यूपीएससी क्रैक कर सकता है. मेहनत और स्मार्ट वर्क, ऑफ कोर्स दैट्स अ प्रीरिक्विजिट. अच्छा, इस बीच मैंने सुना कि काफ़ी स्टूडेंट डिस्कस भी कर रहे थे कि मैडम तो पहले डॉक्टर, वो कहाँ से हुआ? और पहले वो डॉक्टर डेंटिस्ट्री की शुरुआत हुई या और बाद में यूपीएससी हुआ? यस, तो पहले मैंने बीडीएस किया हुआ है अपनी ग्रेजुएशन में सुभारती मेडिकल कॉलेज से. और उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला. तो सबने कहा बहुत मुश्किल एग्जाम है, मैंने करके देख लेते हैं. तो हो गया. फिर मेरा 3rd अटेम्प्ट के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया. उसके बाद अभी 7.5 साल नौकरी कर ली है. तो मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं. अब टीचिंग में मज़ा आ रहा है तो टीचिंग करते हैं. लेकिन डेंटिस्ट्री से सिविल सर्विसेज में जाना मतलब बहुत मेल तो नहीं खाता है. मतलब ये कैसे हुआ कि डॉक्टर, और उसके बाद मतलब क्योंकि मम्मी पापा मुझे लगता है ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं इस बात से कि ये कहाँ ये डॉक्टर बन रही थी, अभी ये कह रही है मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगी. नहीं, पेरेंट्स का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा. रिश्तेदार थोड़े फ्रीक आउट हुए थे कि अरे अभी तो डॉक्टर बनी थी, अभी तो कुछ साल इसको काम कर लेने देते. तो वो ज़रूर हुआ था. लेकिन ओवरऑल इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी. मेडिकल की फील्ड ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया लाइफ के अंदर. सिविल सर्विसेज की तैयारी ने बहुत कुछ सिखाया. उसके बाद जब मैंने नौकरी करी अभी तो बहुत कुछ सीखा. और अब एक नई फील्ड में आ गई हूँ तो यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है. तो इट्स एवोल्यूशन ऑफ अ पर्सन. जी. लेकिन कभी मतलब जिंदगी में लगा कि जैसे आपकी रील्स हम देखते हैं कि बहुत वायरल होती हैं, कभी ऐसा हुआ कि आसपास कोई चलते फिरते पूछ ले कि आप तनु मैम है ना? मतलब मैंने अभी भी सुना जैसे ही आप आई तो पीपल आर कॉलिंग कि तनु मैम नीचे आ जाओ. दिस इज योर क्रेज. दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग एंड पीपल्स लव. आई विल से कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये ना बच्चों का प्यार है. बट इसके साथ कुछ और भी आता है गिफ्ट में. मतलब वो ट्रोलिंग, थोड़ा ऐसा, ये सब चीजें भी आ जाती हैं साथ में. पीपल हु आर इन पब्लिक डोमेन, उनको ये मिलता ही है, हमें भी मिलता है. उससे ना ज़्यादा दिल नहीं लगाना. ज़्यादा तारीफ मिले तो खुश नहीं होना, कोई बुराई कर दे तो दुखी नहीं होना. क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट पे बैठा व्यक्ति हमारी वर्थ डिसाइड नहीं करेगा. हम खुद अपनी वर्थ डिसाइड करेंगे. तो अगर मुझे लगता है, अपने दिल से लगता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए उतनी सेटिस्फैक्शन बहुत है. कोई तारीफ कर दे अच्छी बात है, अच्छा लगता है. और कोई बुराई कर दे तब भी कोई बात नहीं, उनका पर्सपेक्टिव है, कर सकते हैं. लेकिन सर कुछ नहीं चढ़ाना है. सर कुछ नहीं चढ़ाना है. ना तारीफ ना बुराई. क्योंकि ये अगर इस मोह माया से मतलब मुक्ति मिल जाए, स्टूडेंट्स हो या आम जिंदगी में हम लोग हो, इस थॉट से कि कोई बुराई कर रहा है, बस उसी टाइम मूड खराब. ऐसे कोई क्रिटिसाइज कर दे तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में कि यार अब नहीं हो पाएगा. आपने चाबी उसके हाथ में दे दी ना. जैसे ही आपने उसकी तारीफ से खुश हो गए, जैसे आपके पास आएगा, अरे निधि जी क्या आप तो इतनी अच्छी एंकरिंग करती है, आपको लगा बहुत अच्छी बात है. अगले दिन उस व्यक्ति ने कह दिया निधि जी आज आप अच्छा नहीं बोली, आपको बुरा लग गया. मतलब आपको लगा अरे यार कुछ तो गड़बड़ कर दी आज मैंने. तो अब क्या हुआ, चाबी उस बंदे के हाथ में है. वो तारीफ करेंगे तो आप खुश, आप उन्होंने बुराई कर दी तो आप दुखी. तो चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देंगे, चाबी अपने पास रखनी है. अच्छा, वैसे मतलब स्टूडेंट्स बड़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं तो सवाल लेंगे एंड में, आपके कुछ सवाल हम लेंगे पक्का, प्रॉमिस. अच्छा, मेरे को एक ये भी कश्मकश है कि क्या आपको लगा कि थ्रू आउट यूपीएससी हो या डेंटिस्ट्री क्यों ना हो,
औरतों के लिए आज ही नहीं, पहले रोड ब्लॉक्स ज्यादा हुआ करते थे, अब भी हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, लेकिन थ्रू आउट योर जर्नी ऐसा लगा कि एज अ वुमन, बिकॉज आई एम एस्पायरिंग सो मच फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल, तो पीपल आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, कभी ऐसा लगा? वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए इनहेरेंटली सोसाइटी ने कुछ रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए हैं जिनके कारण चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चैलेंजेस एक गर्ल या एक वुमेन अपनी सोच से, अपने माइंडसेट से ठीक कर सकती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है ना, सोसाइटी ने तो बताया कि भाई लड़कियों की शादी 21 साल में, 22 साल में या 24 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन लड़कियों के मन में जब ये बात बैठ जाए कि मुझे भी देखो, अगर मैंने अब नहीं किया तो कब होगा, क्या होगा, तो वो दोनों चीज़ें हैं, दोनों तरफ से काम हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जैसे मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स के पास कुछ रिलेटिव्स आए, उन्होंने बोला अब तो BDS हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, शादी करो, काम ख़त्म करो। तो व्हाट इज़ दिस इज़ सोसाइटी क्रिएटेड रोड ब्लॉक। अगर उस वक्त पे मैं स्टैंड नहीं लेती या मेरे पेरेंट्स स्टैंड नहीं लेते तो शायद तनु जैन भी नहीं होती यहाँ पे, मैं भी घर में आराम से रोटी बना रही होती है ना कुछ वैसा कुछ कर रही होती। तो वो एक जो रोड ब्लॉक है उसको एक स्ट्रॉन्ग फैमिली या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उसको चेंज करता है। आज चेंज हो गया तो औरों के लिए भी आप देखें चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। अब 4 लड़कियां हमारे पास टॉप में आ गई हैं। They are changing it. They have changed the way people have been perceiving UPSC exam. अब लड़कियां बहुत आ रही हैं इस एग्जाम में, और जैसे जैसे वो ऑफिसर बनती जाएंगी आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का फेस चेंज होगा, नेशन बिल्डिंग का, पॉलिसीज का, इम्प्लीमेंटेशन का बहुत चेंज होगा। मुझे याद है मैं एक गांव में गई थी तो वहाँ पे बैठ के बात हो रही थी, तो उन्हें पता चला कि मैं ऑफिसर हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा लड़कियाँ भी ऑफिसर होती है क्या? ये एक पर्सपेक्टिव है जो चेंज होता है एक लड़की जब ऑफिसर बनती है। लेकिन आपको लगता है ये जैसे वो शादी वादी ये सब का सोशल प्रेशर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कोई लड़की IAS बन जाती है या अफसर बन जाती है, अच्छा इस पे बात करेंगे जो IAS पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप AFHQCS याद कर लिया मैंने, याद कर लिया। अरे वाह याद कर लिया मैंने, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ तक पे पहले भी तनु जी आई हुई हैं, बड़ी मुश्किल से याद किया था मैंने वो। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके जरिए कम से कम लोगों को पता लगा उस सर्विस के बारे में। Exactly. नहीं तो IAS, IFS, IRS नैरो तरीके से इंसान सोचता है सर्विसेज के बारे में। लेकिन आप जाना ही इस सर्विस में चाहती थी शुरुआत से? सब एग्जाम देते हैं, सारी सर्विसेज का अपना अपना रोल है। इट्स जस्ट दैट वन सर्विस बिकम्स मोर पॉपुलर। जैसे अब अभी देखिए ना, डॉक्टर एक जेनरिक नेम हो गया, अब उसके अलावा कितने आसपास जो भी कर रहे हैं, अब आप जब तक स्पेशलाइजेशन की बातें नहीं करेंगे तब तक सब डॉक्टर ही डॉक्टर कहला रहे हैं। तो एक सिविल सर्वेंट एक स्पेसिफिक जेनरिक नेम हो गया, IAS एक वैसा ही जेनरिक नेम हो गया, तो लोग कोई सी भी सर्विस से उनको IAS ही बुलाते हैं। मतलब मैंने अभी हाल के नतीजा है उसमें हर कोई IAS बन रहा है। मतलब खैर वो तो एक बताने का तरीका है, उसको लोग ये समझ लेते हैं, मतलब जिसको उसको सिविल सर्वेंट ही समझिए, सिविल सर्वेंट ही समझिए। अच्छा इस बात पर अगर आए कि फैमिली का रोल रहता है इस पूरी जर्नी में, आपके फैमिली का रोल रहा होगा, आपके हस्बैंड का रोल रहा, वो आपके बैचमेट रहे, मेरे बैचमेट मैं वो कहानी थोड़ी सी जानना चाहूंगी और ये स्टूडेंट भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप मिले? मिले तो हम लोग थोड़ा एक दूसरे के बारे में जानते थे, बाकी मेन हमारी जो कहानी शुरू हुई वो ट्रेनिंग के दौरान ही हुई। अच्छा, और मतलब लबासना DHTI, DHTI। तो वहाँ पे हमारी कहानी शुरू हुई और फिर हम लोग दोस्त तो बहुत अच्छे थे ही, बस फिर शादी हो गई सीधा। यार इसमें मसाला नहीं आया, नहीं आया पूरा, मतलब बीच का हमने बताया नहीं, स्टूडेंट सारे देख रहे हैं कि कहाँ है वो बीच वाला मसाला। How did he help you? मतलब क्योंकि हम इसको अक्सर डिस्ट्रैक्शन मान लेते हैं, ज्यादातर परिवार वाले भी यही कहते हैं। अक्सर वो मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और हमारा शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था कि पहले दिन से कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बल्कि हम तो एक दूसरे के विषय में बातें करा करते थे कि यार तुम्हें ये मतलब जैसे मैं जब सेलेक्ट हुई तब मैं 26 ईयर्स की हो चुकी थी, तो
कि भाई तुम्हें कैसा शादी के लिए लड़के के लिए घर वाले कहते थे ना, तो कैसा लड़का पसंद है, अच्छा नहीं नहीं यार ये लड़का तो ठीक नहीं है। तो अक्सर ऐसी बातें हम करा करते थे, लेकिन जब दोस्ती के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार शादी तो दोस्ती ही करनी चाहिए, बस फिर उसके बाद हमने बात करी घर वालों को, घर वाले मान गए और फिर हमारी शादी हो गई। तो आप दोनों का सिलेक्शन भी एक ही टाइम पर हुआ था? एक ही टाइम पे, सेम बैच में? सेम बैच, सेम बैच, 2014 एग्जाम, 15 बैच। ये कैसे नहीं याद होगा आपको? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास सर, विकास दिव्य कीर्ति जी को सब जानते हैं, आप उनके साथ काम कर चुकी हैं, दृष्टि आईएएस के पैनल पर आप रह चुकी हैं। तो सबसे पहली बात तो कैसे, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो उसकी शुरुआत कहाँ से? क्योंकि जो वायरल जो है वो आपकी रील्स वहीं से वायरल होना शुरू हुई, जब पैनल में आप बैठती, स्टूडेंट से सवाल पूछती, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। दिव्य कीर्ति सर के पास हम लोग अपने इंटरव्यू के समय पे गए थे, और फिर सर तो आपको पता है कि बहुत ही वार्म पर्सनालिटी है, तो उनके साथ बात करते करते उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक इंटरव्यू पैनल में बैठे, मज़ा आएगा, आप भी सीखेंगे हम भी सीखेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर पैनल में बैठते गए और इंटरव्यूज़ लेने के दौरान मुझ में भी बहुत मैंने लर्न किया, बहुत चेंजेस आए। मैंने महसूस किया कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या हम बच्चे को बता रहे हैं, बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जब कोई बच्चा कुछ बता रहा है तो वो किस तरीके से बता रहा है, तो मुझे भी तो समझ आ रहा है ऐसे नहीं बोलना चाहिए या ऐसे बोलना चाहिए। तो इंटरव्यू लेने में मैंने बहुत कुछ सीखा, और विकास सर से तो अभी भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सारी जनता सब कुछ बहुत सीखती है। उनकी विचारधारा, उनकी सोचने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब अक्सर हम सुनते हैं उनके बारे में कि मतलब जो मैंने आप ही लोगों से, आपके कलीग से बहुत अच्छा उनके बारे में सुना है, उनके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छा सुना है, क्योंकि एक जो टीम लीडर के साथ जो लोग काम करते हैं ना, वही सबसे अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। हाँ, और वी आर ब्लेस्ड विद अ ग्रेट टीम लीडर, इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि विकास सर की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि आप एसोसिएटेड रही हैं उनसे, तो मतलब उनके बारे में हमेशा बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, उनके स्वभाव के बारे में। तो उनसे अगर आप कहें कि दो चीज़ें हर स्टूडेंट को सीखने को मिले वहाँ से, या आपको भी सीखने को मिली? मैं बताती हूँ कि मैंने पर्सनली क्या सीखा। उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप देखेंगे कि किसी भी विषय के अंदर आप उनसे बात करेंगे तो उनके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, और जो मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सफल होने के लिए, और किसी भी और कहीं किसी भी एंडेवर में सफल होने के लिए, और खुद अपने आप खुशी खुशी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑफ कोर्स उनके बोलने का तरीका, एकदम सधा शांत बोलने का जो तरीका है, अपनी बात को जो कहने का तरीका है, वो बहुत ही सुंदर है। तो ये दो चीज़ें हैं जो अक्सर मुझे लगता है कि बच्चों को सीखनी चाहिए। मतलब विकास सर को सुन ले तो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि वो आपके एक दिन के मेंटोर थे, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा सर कहते हैं। एक्चुअली हम सर के पास जब एक दिन के इंटरव्यू की तैयारी के लिए गए थे, तो सर हमेशा जब भी मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमेशा कहते हैं मेरी एक दिन की स्टूडेंट है तनु। तो ये बात वहाँ से हुई है, कंटेक्स्ट अलग निकल आया। तो लेकिन एज अ पर्सन या एज अ टीचर तो उन्होंने आज भी सिखा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले कई दशकों तक सिखाएंगे सर हमें। तो वो एक दिन का तो कुछ नहीं है, लेकिन यस, इट हैज़ बीन अ लाइफ लॉन्ग जर्नी लर्निंग। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टीम लीडर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आप भी अब एक टीम लीडर बन गई हैं, और मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि टीम लीडर अच्छा हो तो आपके लिए, आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हों, उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू बिकम अ ग्रेट टीम लीडर नाउ? ग्रेट पता नहीं, ग्रेट तो सबऑर्डिनेट्स बताएंगे कि हम ग्रेट हैं या नहीं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा है या मेरे साथ रह रहा है, पढ़ रहा है, जब वो ऑफिस आए तो उसको ये ना लगे कि आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा, आज फिर से वही चीज़, या फिर उसको वो वाली जो मोनोटनी है वो ना मिले। तो मेरा सिंपल फंडा रहता है, अथॉरिटी भी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। और आप अक्सर देखेंगे, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, हो सकता है कुछ शुरुआत में मुश्किलें आए, लेकिन अक्सर वो लोग वो कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि वो उस काम को कर पाएँ। तो दैट इज़ द थिंग, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब कि अच्छे एक बॉस जो हैं वो तथास्तु को मिलने वाली हैं, लेकिन थैंक यू, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। मैं पहले ही आई एम एंटिसिपेटिंग दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन। लेकिन
अब तथास्तु के साथ भी काफ़ी ऑप्शंस जो हैं इसको। अच्छा, अगर एक मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई कमी नहीं, कोई मटेरियल की कमी नहीं, व्हाई शुड पीपल कम ओनली टू यू? I will never say people should come only to me. But yes, Tathastu is offering something which others are not right now. We are offering graduation and post-graduation degree for your efforts and learning. आप जब इतना समय, पैसा, एफर्ट्स, मेहनत लगा ही रहे हैं तो साथ में एक एकेडमिक डिग्री लेके जाए ना। और मुझे पता है थोड़े समय में शायद सब इंस्टीट्यूट्स देने लगेंगे और मैं चाहती हूँ कि वो दें। ये मेरी इच्छा है, मैं इसको बिल्कुल यूएसपी नहीं रखना चाहती। ये हमने शुरुआत करी है इसलिए ताकि बाकी सब भी दें, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है ना। वो आया यहाँ पे इतना साल पढ़ रहा है, इतना समय दे रहा है, तो क्यों ना करे, क्यों ना उसे कुछ हाथ में मिले। आप ये देखिए, एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल एमए करता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ता है। जैसे समझिए उसने एमए हिस्ट्री किया, एक सब्जेक्ट पढ़ा हिस्ट्री। यहाँ पे बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री में भी 6 तरीके की हिस्ट्री पढ़ता है। एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है हमारी स्टोन एज से लेकर अंत तक। मिडीवल हिस्ट्री पूरा मुगल्स और जितनी भी ये मराठास, स्लेव डायनेस्टी सब। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा फ्रीडम स्ट्रगल। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जितनी भी हमारी स्कीम्स रही हैं, एलपीजी रही हो, राजीव गांधी तक, सारी चीज़ें हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस आज तक की हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कल्चर पढ़ते हैं। कल्चर के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वर्ल्ड वॉर्स, नेपोलियन, सब। आप बता रहे, मैंने सिर्फ हिस्ट्री आपको डिफाइन करी है। उसके बाद ज्योग्राफी है, ऐसे ही पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है। तो आप समझ रहे कितना कुछ पढ़ रहा है, तो ये बच्चा खाली हाथ क्यों जाए, ये एक डिग्री लेके क्यों ना जाए। बिल्कुल। और ये आप क्या कहोगे कि यहाँ तक जो आपका सफर हो गया पूरा, ये लक बाय चांस हो गया? मतलब डिड यू एवर प्लान कि मतलब ऑब्वियसली आपने पहले तो डॉक्टर सोचा था, उसके डेंटिस्ट उसके बाद आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, चलो ठीक है, वो भी आपने तभी डिसीजन लिया था, पहले से तो नहीं सोचा था कि यूपीएससी? नहीं सोचा था। लेकिन उसके बाद जब यूपीएससी हो गया और मामला यहाँ तक आ जाएगा कि एक फोन खोलो तो रील में तनु मैम और पता नहीं लोग क्या क्या वो चश्मा लगा देते हैं, स्वैग और अलग लेवल का कुछ गाने वाने लगा देते हैं, वो सब क्रेज देख के कैसा लगता है? समय है, हो सकता है कुछ समय बाद ना रहे, हो सकता है कुछ बढ़ जाए। तो इस विषय में मैंने कहा ना, चाबी दूसरों के हाथ में नहीं है, वो मैं अपने पास रखती हूँ। तो ठीक है, अच्छा लगता है अगर बच्चे पसंद करते हैं किसी चीज़ को, तो ये बात की खुशी है मुझे कि अगर मैं किसी काम आ पा रही हूँ, कोई मेरी बात लोगों को पसंद आ पा रही है, तो मुझे खुशी है। लेकिन हो सकता है कल अगर कोई ना भी पसंद करे तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया है। लेकिन जब आपकी पहली, मान लीजिए आपने देखा कि पहली कोई रील वायरल हुई कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, आया दिमाग में ये चीज़ उस टाइम? ये मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया, रे देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। और तो शुरुआत के अंदर तो मुझे भी समझ नहीं आया ये कौन बना रहा है, कहाँ से बन रही है। फिर कुछ 1-2 ऑफेंसिव वीडियोस भी आ गई थी जिसमें थोड़े से ज़्यादा वैसे वाले गाने लगे हुए थे, तो वो हम लोगों ने मतलब थोड़ा कंप्लेन करके हटवाए थे। लेकिन उसके अलावा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, इससे रिकॉग्निशन बहुत मिला। अब मैं कभी एयरपोर्ट पे जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो लोग पहचान लेते हैं तो वो उस चीज़ का रिकॉग्निशन तो मिला है। लेकिन लोग आपके सामने आते हैं इंटरव्यू देने। अब जब आपका ये सिलसिला शुरू हुआ तो आप भी एक्सप्लोर ही कर रही थी तब कि मैं ये पूछ सकती हूँ कैंडिडेट से, मॉक इंटरव्यू की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जो मॉक इंटरव्यूज रहते हैं वहाँ आपकी कुछ सोच आप लेकर जाती थी कि इस तरीके के सवाल पूछने हैं या हार्ड हिटिंग सवाल पूछने हैं? वैसे तो मैंने देखा कि बड़ा सॉफ्ट सा आपका अंदाज है पूछने का, तीखे सवाल भी लेकिन बड़े सॉफ्ट अंदाज से। नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं, लेकिन हाँ, जैसे आप किसी व्यक्ति की प्रोफाइल पढ़ते हैं तो आपको कई जगह ना नज़र आ जाता है कि यहाँ शायद डामाडोल हो सकती है चीज़ें। तो फिर अब जब जहाँ डामाडोल हो सकती है वहाँ पे हम लोगों को, मतलब मेरी पर्सनली कोशिश रहती थी कि उस चीज़ को थोड़ा सा कुरेद के पूछ लिया जाए कि क्या यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ, अगर किसी डोमिनेंट फैमिली से कोई व्यक्ति आ रहा है और
यूपी या बिहार से है ना। और अब उस दौरान में हमें जो चीज़ टेस्ट करनी रहती है कि यार कुछ समय बाद शादी की बातें हो ही रही होंगी, तो डाउरी के बारे में पूछ लेते हैं तो विचार पता चल जाएंगे। उसी तरीके से अगर लड़की है तो क्या वो इंडिपेंडेंट सोच रखती है या सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ही तेज़ है, क्योंकि एक ऑफिसर के लिए इंडिपेंडेंट सोच होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर लड़की है तो मैं हमेशा उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई सवाल हो जहाँ ये मुझे पता चले कि हाँ लड़की में दम तो है। तो ऐसा कभी हुआ कि किसी सवाल, किसी जवाब ने आपको, सवाल आपने पूछा, किसी जवाब ने आपको बिल्कुल झंझोड़ दिया हो, मतलब आप हैरान रह गई हो कि ये क्या बोल दिया? अब मुझे ऐसे सीधा सीधा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे कई सवालों के कई जवाब रहे हैं जहाँ मुझे कैंडिडेट्स ने एकदम जिसे कहना चाहिए कि एस्टॉनिश कर दिया कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं। और वो जो सिखाया उन्होंने, अब मुझे एग्जैक्टली कोई चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। जैसे एक बहुत अच्छा सा मुझे अब जो एकदम मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, शायद ये सबसे बेहतर नहीं है लेकिन जो याद आ रहा है वो यही है। एक बार एक बच्चे से मैं पूछ रही थी कि अगर लड़की कमाऊ है, यानी लड़की एक ऑफिसर है और लड़का नहीं पैसे कमा रहा, उसकी नौकरी नहीं लगी हुई है और वो लड़की लड़के से शादी करना चाहती है, घर वाले रेडी नहीं है, तो क्या कारण हो सकते हैं कि वो लड़की के पेरेंट्स रेडी नहीं है। तो उस दौरान में लड़के ने जिस कैजुअल ढंग से कहा, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है मैम, अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो हो सकता है लड़की लड़के के बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग हो कि वो कमाने जाएगी, वो घर का ध्यान रखेंगे। बात बड़ी सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात करने के लिए अच्छी बात है और हो सकता है कि जिन भी कैंडिडेट की आप बात करें वो असल में यही सोच रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में ये सोच उतारने में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अगर आज ही कोई बोल दे ये बात अपने घर पर तो उस पे ऐसे से रिएक्शन आएंगे, मतलब कुछ समय दीजिए। हाँ ये सारे, जैसे पता है आज से आप 15-20 साल पीछे जाएंगे या 20-25 साल पीछे जाएंगे, तो अगर कोई लड़की ये कहती ना कि मैं अकेले राजेंद्र नगर जाके पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ऑफिसर बनना है, तो भी पेरेंट्स या रिश्तेदार ऐसे ही रिएक्शन देते हैं, अच्छा अकेले जाऊँगी। तो समय चेंज हुआ, आज आप देख रहे हैं ना हमारे आसपास कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो एग्ज़ाम दे रही हैं, यहाँ रह रही हैं। उसी तरह से जो ये सोच है कि लड़की कमा रही है और शायद मतलब अब वो एक छोटा सा पॉइंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं समाज के अंदर, या लड़की अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगी उतनी ही शिद्दत से जिस तरह से लड़के रखते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये अब धीरे धीरे हो रहे हैं। 15-20 साल कुछ समय लगेगा, लेकिन अब बात डिस्कशन में आ गई, आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद देखेगा प्रैक्टिकल में भी होने लगेगा। अच्छा, एक मतलब यू हैव अ लिटिल बेबी एट होम और अब तथास्तु की भी शुरुआत हो चुकी है। पहले भी आप बिजी ही थी, पहले भी आप सर्विस में थी, अब सर्विस छोड़ी तो एक नया वेंचर जो है वो आपकी तरफ से आ रहा है। तो हाउ टू मेंटेन दिस, क्योंकि एवरी वुमन विल डील विद दिस, वो आना ही है। मतलब whoever decide कि they are going to go forward with the family and everything, उनके लिए सिचुएशन आएगी कि वर्क लाइफ बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, बेबी होगा वो सब। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू मैनेज दिस नाउ? थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन family support is very important. Like right now my baby is being looked after by my mother-in-law and my mother, so you know we have two families very close living by, so पास रह रहे हैं तो उनका ध्यान रख रही हूँ। बाकी मैं सुबह शाम में जितना समय हो सकता है देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ शायद ऐसा कहा जाता है ना, एक मर्द की सक्सेस में या एक मेल की सक्सेस के अंदर एक वुमेन का हाथ है, लेकिन एक वुमेन की सक्सेस में एक फैमिली का हाथ है। तो मेरी फैमिली सक्सेस के पीछे भी मेरी फैमिली का हाथ है, उसमें सब इन्वॉल्व हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, ही हैज़ बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट टू मी लाइक एनीथिंग। आज भी जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ही इज़ द फर्स्ट वन टू मोटिवेट मी। जैसे तथास्तु भी ओपन करा तो करो ना, कोई बात नहीं, आपकी मन है, आप करके देखो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ एक ये भी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि मतलब अगर मैं याद करूँ तो शायद ही कोई वुमन एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में मैंने सुने हों, देखे हों, यानी कि ऐसी वुमन टीचर्स हु आर लीडिंग द पैक ऑल्सो। तो यू आर मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोले हैं तो गलत नहीं होगा? We can say it's a rarity. Shubhra ma'am has her own institute in this manner, and maybe I am the second one. I don't know many, but yes, women
leaders or women teachers who are into this field of UPSC are very rare. So I will like more teachers to come up. मतलब दैट इज अ कमेंडेबल थिंग. अच्छा एक चीज और, द आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अगर हम उसकी बात करें, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? My idea of women empowerment is that it should be backed by responsibility. Like in a very nutshell, I like to tell you, the moment we say that daughter should be given inheritance and property, it should be backed by the responsibility. Yes, they should be given, but at the same time, she should be responsible for the health of parents. She should keep her parents with, near her, with her. So when we say that बेटा बेटी एक समान, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों के पर्क्स भी एक जैसे होने चाहिए और बेनिफिट्स भी एक जैसे होने चाहिए. तो अगर बेटी माँ बाप का ख्याल उसी तरीके से रख रही है जैसे बेटे को रखना चाहिए, है ना, वो उनको तबीयत खराब है तो डॉक्टर के लेके जा रही है, उनका बुढ़ापे में ध्यान रख रही है, हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको मिलना चाहिए, इनहेरिटेंस मिलना चाहिए. तो इसी तरीके से इसकी जितनी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड. दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी. तो आप ये करेक्ट कर दो, जैसे अब किसी के 4 बेटियां हैं, अगर उसे बुढ़ापे में सोचना पड़ रहा है कि मैं किसके सहारे जीऊँ, तो फिर बेटा बेटी एक समान नहीं है. बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि आपकी एक भी बेटी है, आपका ध्यान रख रही है, आप खुद ही देखेंगे, स्लोगन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा बेटी एक समान कहने की, क्योंकि पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स आर ऑल्सो पीपल हु आर इनसिक्योर, दे वांट समबडी हु दे कैन रिलाई ऑन. तो अगर वो बेटी के ऊपर रिलाई कर पाएंगे तो अपने आप बेटी अपने आप के अंदर ही एक जिसे कहना चाहिए एसेट बन जाएगी उनके लिए. फिर कहीं फिटिसाइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं वैसे वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएगी डिस्क्रिमिनेशन की. तो यहाँ इंतजाम थोड़ा सा ऐसे थोड़े बहुत चेयर टेबल लगा लिए, गर्मी बहुत है और भीड़ बहुत है. चाय का भी इंतजाम करते हैं तनु जी के लिए, और हम पिलाते हैं ना, आप राजेंद्र नगर आए हैं चाय. चलिए ठीक है, आज तनु जी की तरफ से चाय, फिर कभी मेरी तरफ से. बच्चों को भी पिलाएं. डन. चाय तो कौन नहीं पीना चाहिए. और यहाँ की स्पेशलिटी ये गुड़ की चाय है. हाँ, बहुत ही स्वाद. और आपने नाम देखा कितना अलग है. मतलब इंटरेस्टिंग. गुड़ की चाय, ग्रेजुएट गुड़ की चाय, कुछ शायद ऐसा नाम है यहाँ की शॉप का. हाँ, हमने पहले भी इनफैक्ट न्यूज़ तक पर बात की है. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहले भी हमने न्यूज़ तक पर बात की है कि यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी ये सब, और मैं जानती हूँ कि ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सवाल जो है वो आपसे एक बार पूछें. लेकिन ये जो उटपटांग वाले सवाल होते हैं ये असल में तो नहीं पूछे जाते. मतलब आपसे पहले भी हमने बात की है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आते हैं, नहीं पूछे जाते. ये सब है ना, मतलब जिन्होंने इंटरव्यूज नहीं दिए हैं उनके सवाल ज़्यादा है. आप देखेंगे कि यूपीएससी इंटरव्यू और पूरी प्रोसेस बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है. कभी ऐसे सवाल नहीं आते. अक्सर बहुत गहन मुद्दों पे सवाल आता है कि देश की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिनेरियो को लेते हुए, और ये जानने की कोशिश होती है कि जो ये कैंडिडेट है ये एक्चुअल के अंदर मतलब जो कैंडिडेट है क्या ये लायक है ऑफिसर बनने के, क्या ये डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, क्या ये देश के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर अपना ओपिनियन रखते हैं, तो कैसे रखते हैं, किन आर्गूमेंट के बेसिस पे रखते हैं. तो ये सब जानने की इंटरव्यू में कोशिश रहती है, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी प्रोसेस है. हाँ, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोसेस. अच्छा, एक हमारा अलग से खास सेगमेंट है जो आप रैपिड फायर अक्सर देखते हैं, इसका नाम है वुमनिया स्पेशल, जिसमें कुछ स्पेशल सवाल हैं जो शॉर्ट में आपको आंसर इनका देना है. इफ नॉट एन ऑफिसर देन व्हाट कुड हैव यू बीन? टीचर. मतलब ये तो शॉर्ट है कि ये तो होना ही था. टीचर. आज नहीं तो कल. टीचर. ठीक है. और पर्सनल सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, मतलब आपकी सैलरी पूछ रहे हैं ये? अच्छा, सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 1 लाख रुपीस. That is the minimum pay, or it is up to, or it changes? It changes with the promotion. So you start somewhere around like 65,000-70,000 rupees and then you grow up. Okay. तो ये अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना. बहुत सवाल आए हैं क्योंकि सैलरी को लेकर. चलिए, अच्छा ऐसा कुछ है क्योंकि वी आर ऑन ओ बनिया और
औरतों के लिए अलग से भी क्या कुछ डील्स और स्ट्रगल्स रहते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो वापस जाके डू यू वांट टू गो बैक इन टाइम एंड पंच समवन? नॉट लिटरली बट No. Whatever the situation have been, positive or negative, has been a very good learning experience. They have made me whatever I am today, so I don't want to go back in time and punch anyone. गुड, somebody is not, कोई तो बच गया। नहीं तो हर इंटरव्यू में मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक किसी को पंच लगवा ही दें आप। हाँ बिल्कुल। चलिए, अच्छा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। टीचर, एक्सीलेंट टीचर। एक्सीलेंट टीचर, ओके। एंड और जो सर के भी फैंस हैं वो भी जरा कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या कुछ वो राय रखते हैं। अच्छा, आपके कोई आइडियल भी रहे, ये भी लोग पूछ रहे हैं, या वन आइडल? एक आइडियल मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है किसी एक व्यक्ति को, एक चीज़ को, मतलब किसी पर्सन को आइडियल बनाना। हर सिचुएशन में आप अलग अलग लोगों से सीखते हैं और अलग अलग व्यक्ति आपके आइडियल हो सकते हैं। तो अभी मेरा कोई एक पर्टिकुलर आइडियल नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, बहुत टीचर से सीखा, बहुत ऑफिसर से सीखा, अपने सीनियर से सीखा। तो वो अलग अलग समय पे मेरे आइडियल रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस के लिए आइडियल रहे हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने ये भी सवाल पूछा कि एक यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर या इन जनरल भी आप बता सकते हैं, व्हाट टर्न्स यू ऑफ इन एन इंटरव्यू, टू बी स्पेसिफिक। एक इंटरव्यू में क्या है जो बिल्कुल ही आपका मूड खराब भी कर सकता है? कई सारी चीज़ें हैं। ब्लफिंग, जब बच्चा झूठ बोल रहा है और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दूसरा, जब बच्चा है ना, कई बच्चे बड़े गुस्सा हो जाते हैं किसी क्वेश्चन से, तो वो एक थोड़ा सा लगता है कि वो चेहरे पे नजर आता है, वो चेहरे पे नजर आ जाता है कि ये जो सवाल है ना, ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो फिर ये महसूस होता है कि जब इस व्यक्ति को पावर मिलेगी, जब ये ऑफिसर बनेगा, तो ये गुस्सा और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो फॉरवर्ड लुकिंग भी आपको सोचना पड़ता है कि आज ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो कल बड़ी सिचुएशन में क्या होगा। बिल्कुल। आप ये मानिए कि आज एक व्यक्ति अच्छा है, तो जब उसे पावर मिलेगी तो उसकी अच्छाई तब टेस्ट होगी। अगर व्यक्ति आज गुस्सा कर रहा है, तो आप ये माने जब पावर मिलेगी तो वो गुस्सा बढ़ेगा। तो वो चीज़ें हमको थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग देखना पड़ता है कि वेदर दिस पर्सन इज सूटेबल एज एन ऑफिसर और नॉट। ठीक है। अच्छा, कुछ लाइट सवाल भी हैं। योर फेवरेट म्यूजिक सॉन्ग? बहुत सारे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं मुझे। सूफी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। आरंभ है प्रचंड बहुत अच्छा लगता है। बंदिया रे बंदिया बहुत अच्छा लगता है रिसेंट के टाइम में। डू यू वांट टू सिंग? बट थैंक्स टू माय वॉइस इज नॉट मुझे आज ये एक्सक्यूज है लेकिन आपके पास। हाँ, डन। आज मेरा गला बहुत खराब है और मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया था, तो थैंक यू फॉर बियरिंग मी विद दिस कफ एंड कोल्ड सिचुएशन। बट गाना आज नहीं मिलेगा हमें सुनने को। गाना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर किसी दिन पक्का से। ठीक है। मतलब चाय भी हम ले लेते हैं, बहुत देर से आई हुई है, और चाय गरम नहीं पी तो फिर क्या मजा। अच्छा, ये भी बता दो, कौन गरम चाय पीता है और कौन थोड़ी सी ठंडी करके पीता है? ऐसे बहुत लोग हैं वैसे। ठंडी करके पीते हैं, मुझे तो गरम ही अच्छी लगती है। अच्छा, ये गुड़ की चाय है। हाँ, गुड़ की का स्वाद आ रहा है पूरा, इसमें आ रहा है बिल्कुल। तो आप तो काफी बार आते होंगे यहाँ पर फिर, क्योंकि अब तो तथास्तु यही हैं और आ तो नहीं पाती, लेकिन मैं मंगाती हूँ। अच्छा। लेकिन अंत में बस आपको ये कहूंगी कि एक वुमेन सिविल सर्वेंट्स एस्पायरिंग हो, किसी को एक लास्ट मैसेज इन तमाम लोगों को, क्योंकि वो वुमनिया है और आप दिल से वुमनिया हैं, और ये दिल से वुमनिया का जो लास्ट हमारा सेगमेंट है उसमें एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से। टू ऑल द वुमेन एंड यंग कैंडिडेट्स, आई विल लाइक टू टेल यू कि किसी भी लिमिटेशन को अपने दिमाग पर ना जाने दें। आप वो सब कर सकती हैं जो कोई भी और मेल स्टूडेंट या व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ जब भी आप सक्सेस पाती हैं, तो ये याद रखिए कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं एक वुमेन कम्युनिटी की, जहां आपकी सक्सेस आगे की आने वाली 10-15 और लड़कियों की सक्सेस को मोटिवेट करेगी। आपको देख के आपके पड़ोसी, आपके नज़दीकी के लोग, रिश्तेदार सब अपनी बेटियों को आगे पढ़ने भेजेंगे। सक्सेसफुल होइए, बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। तथास्तु। ये जो मैडम ने लास्ट में तथास्तु बोल दिया है ना, मतलब मैं चाहती हूँ एक चाय का चीयर्स कर ले हम एंड में। तो चीयर्स टू द चाय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ तक खास शो ओ वुमनिया।